और मेरे जिगर के टुकड़ों कैसे हो। तो भाई अक्सर खासकर ये क्वेश्चन आता है, खासकर लड़कों का ये क्वेश्चन आता है कि जब भी सीबीएसई रिजल्ट निकालता है तो उसमें जब वो अच्छा रिजल्ट आता है तो वो लड़कियों की फोटो ही क्यों दिखाता है। तो भैया आपके सामने प्रूफ है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इकोनॉमिक्स के टॉपर मिस साक्षी, जो आपको गाइड करेंगी। स्पेशली अपने बिजी शेड्यूल से इन्होंने टाइम निकाला है आपकी गाइडेंस के लिए। ये पेपर्स के दिन पे क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी। देखो यार, किसी ने बहुत ही सही कहा है कि भैया अगर आसमान पे पहुंचना है ना, तो जो आसमान पे पहुंचा हुआ है उससे पूछ लो कि ऊपर कैसे दिखता है और कैसे वो वहां तक पहुंचा। तो बस आपकी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जो ऑलरेडी ऊंचाई पे बैठे हैं वो आज आपको गाइड करने के लिए आए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, ठीक है। तो हाय साक्षी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए हमारे व्यूअर्स को। मैं बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अरे इट्स आवर प्लेजर कि आप यहाँ पर आप टाइम निकाल कर आए हैं और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने आए हैं। दैट्स वेरी गुड थिंग। अच्छा, आप सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं और किस कॉलेज से कर रहे हैं? So I'm pursuing BCom Honors from Hansraj. I'm in my third year. That's good. हंसराज कॉलेज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया है और उसमें बीकॉम ऑनर्स कोर्स तो और तगड़ा कोर्स है भैया। तो आप देख सकते हो भैया, ऐसे वैसे नहीं है ये भैया, बैरिस्टर से है। चलो, तो साक्षी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या इकोनॉमिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है? मतलब कितना एफर्ट्स मारें कि बच्चा लगे यार, जैसे अकाउंट्स और मैथ्स होता है ना, बच्चे को लगता है यार इतने एफर्ट मार लो तब भी नंबर नहीं आ रहे। तो क्या इकोनॉमिक्स के साथ भी ऐसी स्टोरी है कि या फिर इतना है कि थोड़े से मार्क्स और थोड़े से एफर्ट डालो तो यू विल ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ इट? तो आप बताइए आपका कैसा रहा? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर अकाउंटेंट्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। लाइक तुम एक दिन पहले लेके बैठोगे तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पहले तो 2 सब्जेक्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तुम्हें थ्योरी एक दिन तुम पहले लेके बैठोगे, ओवरवेल्म हो जाओगे, नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें थ्योरी स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करते रहना है। देन तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जस्ट कॉन्सेप्चुअल, उसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इट्स लाइक मिड रेंज में आता है, ज़्यादा कम स्कोरिंग नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हें कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालने हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है और इंडियन इकोनॉमिक्स में थ्योरी कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया साक्षी ने कि भैया इकोनॉमिक्स इतना भी कोई एंजाइटी वाला सब्जेक्ट नहीं है कि जैसे मैथ्स और अकाउंट्स है कि भैया बच्चा डर जाएगा एकदम से, यार इतने एफर्ट मार रहा हूँ, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा पढ़ना ही पड़ता है ना। आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स मार रहे हो तो आपका रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा, एंड ओवर दी एक्सपेक्टेशन आएगा, ठीक है। जितना आपने सोचा उससे ज्यादा ही आएगा। इकोनॉमिक्स ऐसा है, इकोनॉमिक्स इज लाइक योर पेरेंट। आप थोड़ा सा प्यार करोगे वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। साक्षी, अब ये बताइए, क्या इकोनॉमिक्स में आंसर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन मैटर करता है? एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग हर सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। व्हेन आई वाज गिविंग माय बोर्ड्स, मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स, दे यूज्ड टू एम्फसाइज अ लॉट ऑन प्रेजेंटेशन। एंड अगर तुमने प्रीवियसली, अगर मैंने एक एडू कैप्टन का वीडियो देखा था, उसमें 1 पर्सन सेड कि 100 मार्क्स स्कोरिंग इज अ मिथ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कुछ ना कुछ गलत होता है। इट्स जस्ट व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट अलग दूसरे स्टूडेंट्स से इज योर प्रेजेंटेशन। सो मैं क्या करती थी, दिस आई यूज्ड टू डू इन बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स बोथ। मैं बीच में कभी कभी डायग्राम्स घुसा देती थी या फिर दीज ग्राफ्स घुसा देती थी, कंपैरिजन होता है तो ऐसे करके ये वाले जो होते हैं वो बना देती थी। देन हमेशा आई यूज्ड टू प्रेजेंट आंसर्स इन बुलेट पॉइंट्स बिकॉज यू वांट टू राइट द आंसर इन अ वे दैट मेक्स द एग्जामिनर वांट टू रीड इट, बिकॉज लाखों शीट्स होती हैं, कितने उनको चेक करने होते हो, कितना ही तुम्हारा आंसर पड़ेगा। तो जस्ट थोड़ा सा स्टैंड आउट करने के लिए प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। That's good। यार देखो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको डिफरेंट वीडियोस में भी यही चीज बताई है कि यार प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। मतलब चेकर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अंदर अंदर पढ़ेगा। तो अगर आप हेडलाइन, वो जो हेडिंग्स है वो अच्छे से लिख रहे हो, उनको अच्छे से अंडरलाइन कर रहे हो, डायग्राम अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो ना यार, तो चेकर खुश हो जाता है भैया। चेकर वहां पर कोई आपसे नाराज हुआ आपका दुश्मन या कोई दोस्त नहीं है कि भैया नंबर काटेगा, वो देगा, वो नंबर देने आया है भैया। लेकिन आप उसको एक ऐसा गिफ्ट रैप करके आंसर तो दो कि वो देखते ही खुश हो जाए। तो ऐसा हमने डिफरेंट वीडियोस में डाला, तो आप जरूर जाकर देखिएगा कि कैसे आंसर प्रेजेंट करना है, टॉपर की आंसर शीट कैसे दिखती है, ये वो एक्सेट्रा, ठीक है। तो वेरी गुड साक्षी। अब एक चीज बताइए कि अब जैसे ना ये लास्ट के डेज में ना बहुत एंजाइटी और बहुत नर्वसनेस होती है, तो इसके साथ कैसे डील करना चाहिए एक बच्चे को? क्योंकि ना ये कहीं ना आपकी प्रेपरेशन को हैम्पर करती है।
दैट्स ट्रू, मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता था कि लास्ट डे में एनजाइटी, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स, ये सब बहुत ज़्यादा होती थी, एंड उससे फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन एंड दीज थिंग्स, मुझे अब नहीं पढ़ना, आई वांट टू गिव अप एंड स्टफ, ये सब बहुत होता है मेरे साथ, इट्स लाइक रियली नॉर्मल। तो फर्स्ट पहले तो एक्नॉलेज करो कि ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है, इट्स नॉट जस्ट यू, एंड ट्राई टू सिट विद योर फीलिंग्स। अगर तुम्हें एक मोमेंट पे बहुत एंशियस फील और बहुत ओवरवेलम फील हो रहा है, बुक्स लो, साइड में रखो, ठीक है, डू समथिंग विच मेक्स यू फील बेटर। किसी से, अपनी बहन को फोन मिला, अपने पेरेंट्स से बात किया, अपने फ्रेंड से बात किया, क्या कर रहे हो, कैसे हो, डोंट टॉक अबाउट द एग्जाम भी थोड़ी देर के लिए, ट्राई टू जस्ट सिट विद द फीलिंग, ट्राई टू टॉक इट आउट कि क्यों एंशियस फील हो रहा है, जस्ट ट्राई टू पॉइंट इट आउट क्यों एंशियस फील हो रहा है, बिकॉज एट द एंड यू डोंट वांट टू लेट द एंजाइटी गेट टू यू, बिकॉज तुमने अभी तक बहुत मेहनत की है, तुम बहुत आगे है, तुमने बहुत एफर्ट्स डाले, जस्ट ट्राई टू सिट विद इट, बाहर निकलो, वॉक पे जाओ, अगर पेट्स के साथ खेलो, वीडियो गेम्स खेलो, जस्ट थोड़ा सा अपने आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि तुम एंशियस होते तो यू कीप ऑन स्टडीइंग बिकॉज दैट इज आल्सो हार्मफुल। तो ये चीजें मैं करती थी ऑनेस्टली। यार देखो कितना अच्छा पॉइंट उठाया साक्षी ने कि भाई सबसे पहले तो एक्नॉलेज करो, देखो टॉपर है या फिर कोई एवरेज है, मीडियोकर है या फिर कोई फेलियर है, तीनों ही अभी दे आर सेलिंग ऑन द सेम बोट, तीनों ही एंजाइटी से निकल रहे हैं, तो एक्नॉलेज करो। इट इज मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, ठीक है, और अगर कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि भैया दिमाग पे चढ़ चुका है और कुछ सूझ ही नहीं रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो जैसा कि साक्षी ने बोला कि फॉर अ टाइम आप उसको थोड़ा सा साइडलाइन करके ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। भाई ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, जबरदस्ती किताब खोलने से कभी पढ़ाई नहीं होती है, पहले तो माइंड को रिलैक्स कर दो, ठीक है। जैसे बोला साक्षी ने कि आप जिससे बात करना पसंद करते हो उससे बात करिए, बाहर जाइए, वॉक पे जाइए, खेलिए, ये वो एक्सेट्रा। साक्षी इसी से मेरा एक क्वेश्चन उठता है कि कई बच्चों को लगता है कि यार जैसे वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि यार अगर अभी इस टाइम पे मैं कोई मूवी देख लूंगा या फिर मैं कोई ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर लूंगा ना, तो मेरे को ये गलत कर रहा हूं मैं, तो डू यू थिंक कि ऐसा करना चाहिए, मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए इस टाइम पे, आपका क्या राय है इस पे? आई थिंक दीज आर लाइक रियली इम्पोर्टेंट। मैं ऑनेस्टली बहुत टीवी देखती थी, लाइक मैं अकेले, मैं रिक्रिएशनल कंटेंट देखती थी, बट मैं अकेले नहीं देखती थी, बिकॉज मुझे उस समय अकेले रहना नहीं पसंद था, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी फीलिंग काफ़ी ज़्यादा एंशियस, ओवरवेल्म। तो हमने पेरेंट्स के साथ जाके टीवी देख रही हूँ, अपने भाई के साथ जाके टीवी देख रही हूँ, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, यू शुड एक्चुअली डू इट, क्योंकि तुम्हें माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है। ऑब्वियसली तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते, देयर इज दिस ट्रिक कि 25 मिनट प्रोडक्टिव होते हैं, उससे ज़्यादा तुम फिर पढ़ोगे तो तुम फिर तुम्हारे पास टाइम वेस्ट हो रहा है, तो तुम्हें ब्रेक्स चाहिए होते हैं रेगुलर इंटरवल्स में। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम उस ब्रेक को फिर 5 मिनट के ब्रेक को तुमने 1 घंटे बना दिया, तो वो भी नहीं करना, वो कंट्रोल होना चाहिए, ये हर चीज को लिमिट में रखना है। तो हाँ, इट्स नेसेसरी। बहुत सही, बहुत अच्छा। जैसे कि आप जानते हो कि ना हमारे यहाँ पर क्या होता है, कल्चर है कि ना जो कोई अचीव कर लेता है ना तो बाकी सारे उसको फॉलो करते हैं। तो आपने बोला आप टीवी देखना बड़ा पसंद, तो आपका कोई ऐसा फेवरेट टीवी सीरियल जिसको अभी बच्चे देख सके, उनको लगे यार और दीदी देखती थी तो मैं भी देखूंगा, मेरे भी नंबर अच्छे आ जाएंगे, ऐसा कोई टीवी सीरियल, ऐसा कुछ? आई मीन अभी लाइक मुझे फ्रेंड्स बहुत पसंद है, लाइक मेरे को सिटकॉम्स बहुत पसंद है ऑनेस्टली, तो आई यूज्ड टू वॉच फ्रेंड्स, ऑफिस, बिग बैंग थ्योरी, ये सब, हाउ आई मेट योर मदर, दीज आर लाइक कंफर्ट शोज बिकॉज यू ऑलरेडी नो द कैरेक्टर्स अ लॉट। अगर तुमने एंड इफ यू वॉच सम शोज जो तुम ऑलरेडी पहले देख चुके हो, उनको अगर वापस से देखो तो तुम्हें बहुत कंफर्टिंग फीलिंग आती है, व्हिच यू रियली नीड एट दैट मोमेंट। तो तुम ऐसे शोज रीवॉच भी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, मैं ये करती थी। यार देखो अभी साक्षी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि ना चलो उनको तो ये देखना पसंद था, सिटकॉम्स जो होते हैं, ठीक है कि कॉमेडी वाले, ये वाले, बट ये जो है ना अक्सर बच्चे ये जो मतलब अब इस वीडियो से थोड़ा सा एनकरेज हो जाएंगे, थोड़ा रिक्रिएशन करने लग जाएंगे, विच इज अ गुड थिंग, दे विल सी अ पॉजिटिव साइड। लेकिन रिक्रिएशन में ना आई वुड एडवाइज अपनी तरफ से कुछ ऐसा थ्रिलर टाइम या फिर कोई ऐसी चीज जो दिमाग पे एक इंप्रेशन छोड़ जाए और आपको टाइम लग जाए उससे रिकवर करने के लिए, वो चीजें मत देखना यार एग्जाम के टाइम पे ना। आई वुड रिक्वेस्ट यू या आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि अगर देखो सपोज करो आप कोई ऐसा सीरियल देखते हो या आप कोई ऐसी वेब सीरीज देखते हो जिसका उन्होंने एंडिंग एक क्लिफ हैंगर पे कर दिया। क्लिफ हैंगर मतलब हो गया कि उन्होंने एक बंदे को दिमाग सोचने पे मजबूर कर दिया अगला एपिसोड क्या होगा, तो भैया आप ना फिर उसी में लगे रह जाओगे और फिर तो भैया हो गई पढ़ाई सारी खत्म। तो आई वुड एडवाइस मूवीज नहीं देखनी गाइस अभी। हाँ, तो कुछ ऐसा कंफर्ट वाला देखो कि भैया रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्सिंग देखो, मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, ठीक है। अब साक्षी जी इंटरव्यू पे आ गई है तो इनका इंटरव्यू देख लो, ठीक है। तो ये देखो कितना मोटिवेटिंग है आप लोगों के लिए ये चीज। तो साक्षी एक चीज बताइए कि मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स करना कितना इंपॉर्टेंट है इन डेज में? बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टली लास्ट डेज, बिकॉज अगेन सबने तुम्हें बोला होगा, मैं भी ये चीज़ अगेन एम्फेसाइज करूँगी कि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं एट द एंड ऑफ द डे।
तो लाइक इफ यू आर थोरो विद योर कॉन्सेप्ट, लेकिन ऑब्वियसली लास्ट डेज में तभी मॉक पेपर या कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाना जब तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स थरो हैं, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर्ड हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं उनको करो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैक्रो है तो मैक्रो में न्यूमेरिकल्स खाली देखो, मतलब उनको बैठ के लगाओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड एक्चुअली डू इट। अगर ऐसे तुम्हारे पास 2 दिन है, तुम ऐसे कर सकते हो, एक दिन यू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, एक दिन तुमने मॉक पेपर्स कर लिया, या फिर अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट है तुमने दोनों दिन कर लिया। एंड अगर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली तुमने पहले थोड़ा बहुत किया होगा, तो तुम्हें पता होगा कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। नहीं टाइम है तो खाली उन्हीं को रिवाइज करो, बट एक बार ही देख के जाना एग्जाम से पहले। हाँ, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट समझाया इन्होंने कि ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो आप क्या है, पढ़ के डिफरेंट चैप्टर किए वो आप उसको पढ़ तो रहे हो, लेकिन अभी आप चैप्टर जो है वो डिस्टिंक्टिव लेवल पे पढ़ रहे हो कि यार इस चैप्टर में से इतना इतना। जब पेपर आता है वो तो एक पूरा पैक बना आएगा, ठीक है, वो अलग अलग चैप्टर वाइज नहीं आएगा। तो जब तक ये सैंपल पेपर्स एटलीस्ट 1-2 तो करने ही करने यार, दैट इज मस्ट। तो वो करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आपको आइडिया लग जाए यार कैसे स्विच करना है वन चैप्टर टू अदर चैप्टर, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो ये पेपर में कूल कैसे रहे, सबसे पहले ये बताओ। कई बार होता है कि हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो हमें ना कोई क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि यार हमने आता है हमें, बट अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो उस वक्त क्या मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि वो आंसर क्रैक कर लें? ये चीज मेरे साथ बहुत बार होता था एंड मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बताती हूँ एंड इट एक्चुअली वर्क फॉर मी। लाइक एवरी टाइम एवरी एग्जाम में बहुत सालों से काम करते हैं। लो भैया गुरु मंत्र आ गया भाई, देख लो। ठीक है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, मुझे एक आंसर है, मुझे ये लाइन है, इसके आगे नहीं आ रहा है, चाहे एक लाइन ही नहीं आ रही है, तो मैं बैठ के सोचूंगी नहीं, मैं 1 मिनट भी उस पर वेस्ट नहीं करती, आई जस्ट मूव ऑन एंड मैं थोड़ी देर में उस पर वापस आती रहती हूँ। एंड ऐसा होता है कि लास्ट में या फिर 1-2 आंसर्स के बाद में वापस आई, जरूरी नहीं कि तुम लास्ट पे उस पर वापस आओ, 1-2 आंसर्स के बाद वापस आओ, सोचो एंड मोस्ट केसेस में स्ट्राइक कर जाता है। एंड फिर आई एम लाइक यार ये तो मैंने अच्छा उस टाइम पे छोड़ दिया, मैंने अच्छा उस टाइम पे बैठ के इस पे टाइम नहीं वेस्ट किया। तो तुम्हारा टाइम भी सेव हो रहा है और तुम्हें याद भी आ जाता है उस समय। बस थोड़ा सा तुम्हारा माइंड नहीं वर्क कर होता है, या तो तुम्हारा माइंड और क्वेश्चंस की वजह से थोड़ा सा ओवरवेल्म फील कर रहा होता है, तो जस्ट गिव टाइम, हो जाता है। हाँ, तो यार देखो बहुत सही इन्होंने बताया कि उस टाइम के लिए उसको छोड़ दो। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको उस वक्त स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप प्रेशर में आ चुके हो। तो अब जितना प्रेशर, देखो जब एक इंसान डूब रहा है ना, तो वो अगर डर के मारे ज्यादा हाथ पैर मारेगा ना तो वो बहुत डूबता ही जाएगा, वो बचेगा नहीं भैया। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और जो राइट डायरेक्शन में हाथ मारने हैं तभी आप तैरते हुए पार निकाल दोगे भैया नदी, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने बहुत सही बोला कि उस वक्त उस टाइम के लिए छोड़ दो। जब आप आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे आप अपने आप कूल हो जाओगे, उस टाइम के लिए उसको भूल ही जाओगे। तो फिर जब दोबारा उस पे जाओगे अपने आप स्ट्राइक कर जाएगा। तो इट इज अ वेरी गुड टेक्निक जो आप यहाँ से ले सकते हो। और भैया जैसे इन्होंने बोला ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इन्होंने एक बार नहीं करा, बहुत बार करा है, ये इन्होंने ग्रेजुएशन में भी किया होगा। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है भैया, हर कोई नहीं देता, ले लो भैया मिस साक्षी से, ठीक है। उसके बाद डू यू थिंक कि एक स्टूडेंट जब आंसर लिखता है तो उसे उस क्वेश्चन के मार्क्स को, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो यार बच्चों के माइंड में होता है यार 6 नंबर जितना 1.5 पे 2 पे तो लिखूंगा, नहीं तो यार कंटेंट कम पड़ जाएगा, चेकर को गलत लगेगा, वो नंबर काट देगा ये वो। तो डू यू थिंक कि क्या ये रियलिटी है कि आपको मार्क्स को जस्टिफाई करना है, या सिर्फ प्रिसाइज जो क्वेश्चन मांग रहा है उतना लिखो तो चलेगा, भले ही वो आधे पेज का क्यों ना हो? Honestly, I think boards में the latter works. मतलब बोर्ड्स में द एग्जामिनर डज नॉट वांट टू रीड तुम्हारी लंबी लंबी कहानियां, उसको तुम्हारे आंसर से कुछ चाहिए और वो उसके पास आंसर स्क्रिप्ट होती है, वो उससे मैच करते बैठ के। अगर वो उसको तुम्हारे आंसर में मिल गया, अगर 5 लाइन का ही आंसर लिखा है तो तुम्हें उसका उसमें मिल गया तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेगा। तुमने 2 पेज का आंसर लिखा उसमें तुमने सब चीजें लिख दिया, बट जो उसको चाहिए वो नहीं है। तो तुम्हें बस आंसर लिखना है, ठीक है, मार्क्स है, तुम्हें लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा कर दो, या तो प्रेजेंटेशन की वजह से उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, बट जबरदस्ती बैठ के कहानियां मत लिखना। तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, एग्जामिनर का टाइम वेस्ट होगा, तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, तो तुम्हारे आगे के पेपर में अपना फ्रस्ट्रेशन उतार सकता है। तो मेक श्योर पॉइंट टू पॉइंट ही लिखो। दैट्स अ गुड पॉइंट। देखो यार आप खुद सोचो, अभी आप लोग इंग्लिश का पेपर दे के आ रहे हो, कितनों ने ही चैप्टर पढ़ के गए होंगे? मेरे को नहीं लगता कि भैया 10% 20% ऑफ स्टूडेंट्स भी चैप्टर पढ़ के गए होंगे। समरी सबने उठाई है, तो जब आपको खुद पढ़ना पसंद नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपके बड़े बड़े आंसर, आपकी राम कथा चेकर पढ़ने बैठेगा? टू द पॉइंट आंसर लिखो। वो होता है ना यार जो बोलते हैं कि यार मैं गाना लिखाया, मेरे को नंबर मिल गए, भैया वो सब नहीं है। वो चेकर वो जो तुमने गाना लिखा ना उसको गुनगुनाते हुए तुम्हारे नंबर काट रहा है वहां पर वो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि गाना लिख दिया या लाइन को मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस करके लिख दिया तो नंबर मिल जाएंगे। आप प्रिसाइज आंसर लिखो, जो क्वेश्चन में मांग रहा है आपके लिए बेस्ट है भैया, और क्या चाहिए।
ठीक है, चलो तो फाइनली इसको रैप अप करते हैं। साक्षी, एक लास्ट चीज है कि आप ये कुछ फाइनल टिप्स देना चाहोगे बच्चों को कि भैया कैसे एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहे, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, दिस थिंग आई यूज्ड टू से टू एवरीवन कि अगर तुम ऐसे सोच के जाओगे बोर्ड्स में, अरे यार बोर्ड्स हैं, अरे यार बोर्ड्स है, दिस पेपर लाइक इस पे मैं बहुत ज़्यादा लाइफ डिपेंड करते हैं, स्टफ लाइक दैट, तो एट द एंड थोड़ी बहुत क्या बहुत एंजाइटी हो जाती है, बहुत ओवरवेलमिंग सी फीलिंग हो जाती है, बहुत सिचुएशंस में पैनिक हो सकते हैं। सो ऐसे सोच के चलो यार बोर्ड्स ही तो है, मैंने पूरे साल मेहनत की है, मैंने कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाले, नहीं भी डाले तो अभी मैं जितना डाल सकती हूँ मैं उतना डाल रहा हूँ, एंड मैं आई जस्ट गो एंड ट्राई टू डू जस्टिस टू द एफर्ट्स दैट आई पुट इन द एग्जाम। सब लोग बोल रहे हैं कि दिस पेपर डिफाइंस योर लाइफ एंड स्टफ, वो सब मत सुनो अभी थोड़े दिन के लिए, जस्ट ट्राई टू काम योरसेल्फ डाउन, काम होकर पेपर देने जाओ एंड एट द एंड हो जाता है, चाहे जितना भी एंग्शियस हो चाहे जो भी हो, एट द एंड हो जाता है, एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल एक अच्छी सी फीलिंग ही होती है, तो हो जाएगा, जस्ट डोंट वरी। यार देखो, आपके सामने बोल रहे हैं मिस साक्षी की भैया उन्होंने भी ये टेक्निक अडॉप्ट करी, कूल रहे, वो कॉन्फिडेंट रहे, अपनी मेहनत पे विश्वास रखा, उन्होंने छोड़ दिया कि भैया रिजल्ट आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने मेहनत करी है, मेरे पेरेंट्स को पता, मेरे टीचर्स को पता और मुझे पता है, तो बस दैट्स इट, मेरे को और किसी दुनिया को प्रूव नहीं करना है, मेहनत इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। या रिजल्ट कभी आपके फेवर में होता है, कभी नहीं होता, तो रिजल्ट की टेंशन छोड़ दो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ऐसा गीता में लिखा गया, भैया ऐसे नहीं लिखा, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको इधर से इस इंटरव्यू से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हो, तो ऑल थैंक्स टू मिस साक्षी, ठीक है जी, अपना टाइम निकाल के इन्होंने दिया है। तो अगर आपको ये टेक्निक्स अडॉप्ट करके पेपर में फायदा होता है तो भैया मिस साक्षी को, साक्षी मैम को दुआओं में याद रखना जरूर, ठीक है। चलो, तो दैट गुड टॉकिंग विद यू साक्षी, बहुत अच्छा, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को तो मन कर रहा है कि यार एक बार दोबारा स्टूडेंट बन के एग्जाम दे दूं, यार इतनी अच्छी टेक्निक्स टिप्स मिली है जो शायद मेरे पास भी नहीं थी, बट थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड योर गाइडेंस, ठीक है। आई होप ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, और आपको दुआएं मिलेंगी बहुत सारी, ठीक है। ओके ओके, तो दैट्स गुड, ठीक है साक्षी, सो थैंक यू अगेन फॉर दिस एंड लेट्स सी कि बच्चों का आता है कि नहीं आता। तो आप एक तरफ से अपनी तरफ से बच्चों को अगर विशेष देना चाहते हैं तो प्लीज दे दीजिए। हाँ, अगेन एज आई सेड ऑल द बेस्ट, एंड तुम लोग कर लोगे, तुम लोग में बहुत एफर्ट्स डालेगा, तुम बैठ के यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा कंसर्न हो अबाउट एग्जाम, एंड फिर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बहुत सही, देखो कितनी सही लाइन बोली है इन्होंने कि तुम YouTube पे बैठ के अगर ये वाली वीडियो अभी देख रहे हो तो भैया मतलब तुम पढ़ ही रहे हो ना भैया, नहीं तो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है YouTube पे, तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट शी हाइलाइटेड। तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो साक्षी, दैट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, तो आई होप दोबारा मिलेंगे और अगले साल भी ऐसे बच्चों को गाइड करते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।